Hello and good evening everyone. सो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म्स में कुछ एक्ट्स कवर करूँगा, तो उसमें फर्स्ट सीरीज़ मेरा है ये अपना DRT एक्ट। एक्चुअली इसका नाम है रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट। उससे पहले था रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 विच वॉज अमेंडेड लेटर ऑन। किस ईयर में अमेंड हुआ था वो क्वेश्चन है, इसलिए उसको नहीं बोलूँगा मैं। सो माई चैनल्स नेम इज़ पॉइंट ऑफ लॉ एंड आई एम वर्किंग इन PSU बैंक फॉर almost around 3 years and I have appeared for SEBI interview once but couldn't clear it. So that is about me. बाकी अगर आपको स्ट्रैटेजी वगैरह चेक करनी है तो लास्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है। इट्स अ वेरी सिंपल वन। कोर सब्जेक्ट में आपको डिवाइड करना है, इम्पॉर्टेंट एंड मे बी स्किप्ड, तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी उसको करते हैं, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। पहला ही क्वेश्चन है, पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली चेंज द नेम ऑफ एक्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द अर्लियर एक्ट। ठीक है, ये मैं जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा उसमें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन जो है टेक्निकली कवर्ड हो चुका है यहाँ पे, ठीक। तो उसको आपको रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि भाई वो किस ईयर में एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट ईयर आपको बताना है, दैट इज़ 2019, ठीक। ये जो यहाँ पे ये जो होते हैं ये जो आपको दिख रहे हैं वन जो लिखा है यहाँ पे, ये जो वन है ना, इसको हमेशा एक बार जाके देखा करिए कब अमेंडमेंट हुआ, ये कब अमेंडमेंट हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। ये एक्ट यहाँ से आया था, इनैक्टमेंट ईयर क्या होगा वो वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन इज सिंपल, नेम द कमिटी विच हैज़ रिकमेंडेड फॉर द सेटिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल। इन जनरल दिस क्वेश्चन इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट, बट अगर आप देखेंगे ना, आप हमारा लेजिस्लेटिव जो लॉ है रिगार्डिंग दी बैंकिंग साइड में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, मेजर अमेंडमेंट्स नरसिम्हम कमेटी के ही उस पर आए। नरसिम्हम कमेटी 1 एंड 2 आई थिंक 1991 एंड 1999 में 2 कमेटी रिपोर्ट्स आई थी, उसके बेसिस पे ही हुआ है। यहाँ पे स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे नरसिम्हम आ गए, ठीक है। TT तिवारी भी हैं, अदर कमेटी हैं, बट इनको आपको याद रखना है, बाकी ज़्यादा आपको नहीं जाना। सेकेंड क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन आ गया, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। एक्सटेंट क्लॉज, जब आप एक्सटेंट क्लॉज हमेशा मेजरली सेक्शन 1 एट मैक्स सेक्शन 2 तक जाता है, बहुत ही रेयर केसेस में सेक्शन 2 तक जाता है। सेक्शन 1 आपको हमेशा पढ़ना है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड दिस, इनैक्टमेंट ईयर, किस डेट से ये एप्लीकेबल हुआ और इस कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। जब तक जम्मू एंड कश्मीर का अलग था तब तक उस टाइम तक नहीं हो रहा था, बट अब मेजर एक्ट्स हर जगह पे एप्लीकेबल है, हर जो सेंट्रल लेजिस्लेशन हो जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। बट इस केस में एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे JNK पे अप्लाई नहीं होता है, सिंपल, ठीक। ये लिखा, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सिंपल, ठीक। ये आगे आपका नाम क्या है, किस डेट से एप्लीके फोर्स में आएगा, ये हो गया, और ये हो गया आपका पिक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन, ठीक, सिंपल। क्योंकि पिक्यूनियरी लिमिट मैंने फोर्थ क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे, पिक्यूनियरी लिमिट क्या है। पिक्यूनियरी लिमिट आप समझिए, पिक्यूनियरी लिमिट कि इतने पैसे अगर होगा आपका डेट, इतना होगा विद इंटरेस्ट, तभी आप पर्टिकुलर फोरम में जा सकते हैं। अगर इतना आपका डेट नहीं है तो आपका जो भी पिक्यूनियरी लिमिट है उस वाले जुडिक्शन में जाइए, जनरली सिविल कोर्ट्स में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे अर्लियर लिमिट थी 10 लाख, बट उसको अमेंड करके यहाँ पे आ गया है आपका 20 लाख, यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई अगर 20 लाख तक का आपका होगा तो उस केस में आप DRT को अप्रोच कर सकते हैं। DRT को कौन कौन अप्रोच करेगा, दैट इज़ आपका कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे हुआ है, ठीक,
और आपका जो CPC के रिगार्डिंग होता है ना, जहाँ डिफेंडेंट रिसाइड कर रहे हैं, जहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहाँ पे बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन का बैंक और उनकी ब्रांच है जिसने लोन दिया है, ठीक। ये भी क्वेश्चन है एक मेरा उसमें, मतलब जनरली देखिए प्रॉब्लम विद मी इज़ कि अगर मैं क्वेश्चन और उसको मतलब मल्टीपल चॉइस में बनाऊंगा, इट विल टेक काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरे लिए। यहाँ पे मैं आपको इतना ही कवर कराऊंगा जितने में आपका पूरा एक्ट ख़त्म हो जाए। इस एक्ट में अगर आप बहुत डीप में जाएंगे आप अपना लॉस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन ही बनेंगे, ठीक। उसके अलावा अगर आप उसकी भाई आपको PhD करनी है तो इस चैनल पे मत आओ, मैं पहले ही कह चुका हूँ, यहाँ पे PhD मैं नहीं कराऊँगा आपको। ऑन द पॉइंट पढ़ो, ख़त्म करो, एग्ज़ाम निकालो, जॉब लो, इन्जॉय करो, ठीक। उसके अलावा आपको PhD करनी है तो भाई UGC लॉ नेट वगैरह एग्ज़ाम क्लियर करो, वो जो करना है करो, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं है ये वाला, ये बस मैं इतना चाहता हूँ आप लोगों से, ये जो डेफिनीशन ऑफ बैंक, अब इसमें डेफिनीशन ऑफ बैंक यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए मैंने लिखी है क्योंकि बैंक के डेफिनीशन में चलो स्टेट बैंक आ गया, PSU बैंक्स आ गए, न्यू बैंक्स आ गए, स्पॉन्सर बैंक आ गए, सब कुछ आ गया। अब मुझे एक चीज़ जाननी है कि RRBs और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो भी इस बैंक की डेफिनीशन में आएंगे कि नहीं, ठीक। अब इसको होमवर्क समझ लीजिए, वैसे मैंने मार्क करके रखा है, मैं उसको उड़ा दूंगा यहाँ से ताकि आप लोग देख ना पाएँ। तो ये डेफिनीशन आपको बतानी है मुझे, बैंक में वेदर RRBs और कोऑपरेटिव बैंक्स दोनों आएंगे कि नहीं। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया कि वेदर कोऑपरेटिव बैंक्स कैन फाइल सूट बिफोर DRT, तो उस केस में आपको अगर मान लीजिए ट्रू फॉल्स दिया या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं तो उस केस में आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक। अब आ जाते हैं, ये आपको सिर्फ डेफिनीशन के लिए पढ़ना है, डेफिनीशन ओनली, क्योंकि ओ आई एम सॉरी, ये आपको सिर्फ डेफिनीशन के लिए पढ़ना है। डेट क्या है भाई, जब तक डेट नहीं होगा तब तक एप्लीकेशन कैसे फाइल करोगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है, ये डेफिनीशन आपको सरफेसी में भी बहुत फ़ायदा करेगी। सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब भाई सिक्योरिटी है मेरे पास, मैंने आपको लोन दिया, एक्स आदमी को मैंने लोन दिया बैंक ने, यहाँ पे सिर्फ बैंक की बात हो रही है, पर्सन की बात नहीं हो रही है। बैंक यहाँ पे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसने एक्स को लोन दिया, ठीक। अब इसने इसमें कोलेटरल दे दी कुछ, ठीक है, तो ये सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। यहाँ पे ये हो गया सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इसकी डेफिनीशन क्या है और बैंक की डेफिनीशन क्या है, क्योंकि बैंक इंटर रिलेटेड है उससे, तो आप वहाँ पे कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा डेट हो गया, ये मीनिंग आपको पढ़ना है, एक बार डेफिनीशन पढ़ लेना। प्रॉपर्टी की भी डेफिनीशन एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा, इतने डीप में क्वेश्चन कभी नहीं आया ना ही आएगा, ठीक। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल बहुत ही सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंपली इतना बता देता हूँ, सिर्फ इस पूरे एक्ट में पूरी की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, सिंपल, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर है, अपॉइंटमेंट की जो भी पावर है सब उसी के पास है। अब आ जाओ क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ, दिस इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दिस इज चेयरपर्सन। चेयरपर्सन होता है DRAT के केस में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है DRT के केसेस में, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए भाई, इसके केस में डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बना के दूंगा, अभी डीप में नहीं जा रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट जज और इनके लिए भाई हाई कोर्ट जज, ठीक। इसमें 3 कंडीशन और है, आप लीगल सर्विसेज में अगर 3 साल हो ग्रेड 1, और एक थिंग आई थिंक PO अगर आप रह चुके हो 3 इयर्स के लिए, हैंस यू आर एलिजिबल फॉर इस पोस्ट के लिए, DRAT के चेयरपर्सन के लिए। एक कंडीशन और याद रखनी है कि PO और DRT में, DRT और DRAT में हमेशा सिंगल ही पर्सन होगा जुडिशियल ऑफिस में, मल्टीपल बेंच वगैरह कुछ नहीं होगी, तो सिंगल फोरम है इनका। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास जनरल सुपरिटेंडेंस की पावर है सबके ऊपर, रिकवरी ऑफिसर के ऊपर, रजिस्ट्रार के ऊपर, सबके ऊपर, ठीक। टर्म इसमें अब आप ये बताइए DRT और DRAT इनका टर्म क्या है, सिंपल आपको याद रखना है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि 5 साल रखना है कि नहीं रखना है, बट मैक्सिमम टर्म से 5 ईयर, जो कि रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। और आप कब तक ऑफिस होल्ड करोगे, या आप होल्ड करोगे 65 ईयर्स इनके केस में, 70 ईयर्स इनके केस में, ठीक। ये लिखा है यहाँ पे 5 ईयर्स, ठीक, सिंपल, ख़त्म हो गया भाई। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRAT। अगेन सिंगल पर्सन यहाँ पर रहेगा, 1 पर्सन,
ठीक है। यहाँ पे बस आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट, आई थिंक ये होता है कंपनीज एक्ट में चैरिटेबल जो कंपनीज होती हैं, आई थिंक सेक्शन 8 वही है। तो ऐसे करके आप इंटरलेशन करके याद रख सकते हो DRAT के केस में कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRAT कहाँ है। और DRAT, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 DRATs आर देयर जिनका जुडिक्शन ऑल ओवर इंडिया है। इलाहाबाद है, और आपका कोलकाता है, चेन्नई बेंच है, और आई थिंक दिल्ली है, और एक कोई और है, मुंबई या बॉम्बे अहमदाबाद ऐसे कुछ होगा। ठीक, तो इन सब का जुडिक्शन उनके हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है। अब एक चीज़, आप इंसॉल्वेंसी IBC एक्ट अगर आपने कभी पढ़ा हो, ठीक, उसमें CIRP होता है, वो तो कंपनीज़ के केस में हो गया। ठीक है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये तो कंपनीज़ के केस में हो गया। बट DRT एक्ट, सॉरी IBC एक्ट में एक चीज़ और लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो फॉर द इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक, बट वो जो पार्ट है वो अभी तक एप्लीकेबल नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्यों नहीं किया है वो वही जाने। अगर आप कॉरपोरेट डेटर के गारंटर हो तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो, बट इंडिविजुअल कोई है कंपनी से रिलेटेड या इंडिविजुअल कोई है तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन नहीं ले सकते एज अभी तक। मतलब आपको उस पर्टिकुलर एक्ट में नहीं ले सकते हो, आप इंडिविजुअल जो एक्शन है वो आप लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये यहाँ से आ जाता है, यहाँ पे ये आपको सिंपल पढ़ना है। नाउ सेक्शन 18 बार ऑफ जुरिडिक्शन, अगर DRT का इस पर्टिकुलर एक्ट का जुरिडिक्शन है तो बाकी पर्टिकुलर एक्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। सिंपल, ये देखिए DRT के बारे में दिखा है कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश है, फालतू में बेर एक्ट ख़राब करके रखा है। ठीक, सेक्शन 18 आपका आ गया ना, आई थिंक सेक्शन 18 ही था ना, गलत बता दिया मैंने, सॉरी, 1 मिनट, 17, हाँ, बार ऑफ जुरिडिक्शन ये हो गया ना। उसके बाद OAs टू बी फाइल्ड इन विच DRT, ये आ गया आपका प्लेस, कहाँ पे प्लेस इसका होगा। प्लेस बिल्कुल सिंपल है, CPC जैसा है वैसा ही है, मेजर हर एक्ट्स में सिंपल यही है। आपको देखना होगा तो आई थिंक 19 है, कहाँ पे, जहाँ पे ब्रांच है, सिंपल जैसे मैंने शुरुआत के उसमें बताया था, जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड या वॉलंटरी कैरी बिजनेस कर रहा है, या तो डिफेंडेंट जहाँ पे कर रहे हो। ठीक, या तो 4th पॉइंट है जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। सिंपल भाई, जहाँ पे आप या तो दूसरी पार्टी जहाँ पे है, या तो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज किया, सिंपल सेक्शन 19 इतना बोलता है। इस पर कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं बनेगा, अगर बनेगा भी तो कॉमन सेंस से हो जाएगा। कॉमन सेंस यूज़ करिए और आंसर मारिए इस पर। ठीक, उसके बाद आपका हो गया सेक्शन क्वेश्चन 12। हाँ, आपने मान लीजिए OA फाइल किया, ये क्वेश्चन 13, आपने मान लीजिए OA फाइल किया, उसके बाद में डिफेंडेंट को नोटिस जाएगी। डिफेंडेंट को नोटिस जाएगी तो कितने दिन में उसको कितने दिन की नोटिस देनी होगी, तो दैट इज़ आपका आ गया 30 डेज़। 30 डेज़ में आप आइए कोर्ट के सामने। उसके बाद 30 डेज़ की नोटिस, मान लो यहाँ से मैंने सूट फाइल किया, रजिस्ट्रार ने सब कुछ हो गया, रजिस्ट्रार ने ये मिनिमम 30 डेज़ की नोटिस देगा उसे कि इस दिन केस है, इस दिन आइए। फिर यहाँ से अगेन 30 डेज़ मिलेंगे टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक, जनरली ये बहुत लंबा टाइम हो जाता है यहाँ पे, एक्ट के में जो लिखा है वो फॉलो नहीं होता है, बट 30 और 30 यहाँ पे होता है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इस पर्टिकुलर एक्ट में आपको सिर्फ एक नंबर याद रखना है, दैट इज़ 30 डेज़। ठीक, इसी को याद रखना है, बस एक एक्सेप्शन आएगा वो मैं बता दूंगा। हर जगह अपील करनी है तो 30 डेज़। ठीक है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले होना तो इसका आधा करके 15 दिन। ठीक, उतना एक्सटेंशन दे सकते हैं। अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल किया तो भाई 15 दिन और ले लो, फाइल कर दो। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। 30 डेज़ अगर आपको DRT एक्ट में जा रहे हो, RDDB एक्ट, तो इसमें 30 डेज़ आप एक नंबर याद रखो। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं याद हो रहा है कहीं पे तो श्योर, मतलब अगर आपको गैस मानना है, आपको लग रहा है कि एजुकेटेड गैस लेना है, तो 30 डेज़ आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ये क्वेश्चन, कॉपी ऑफ फाइनल ऑर्डर इज़ टू बी सेंड टू होम। इसमें देखिए, जिसने फाइल किया एक तो आप उसको दोगे, ठीक, जिसके अगेंस्ट आए एक तो आप उसको दोगे, और तीसरा आप दोगे रिकवरी ऑफिसर को। अब इसका रीज़न ये है कि भाई ऑर्डर तो आ गया, अब ऑर्डर को एग्जीक्यूट कौन करेगा। ठीक,
मान लीजिए उसमें कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को बेचना है डीआरटी से, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थोड़ी ना करेगा ये सारे काम, तो उसके लिए रिकवरी ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, ठीक। रिकवरी ऑफिसर्स ये ऑफिसर रैंक के ही होते हैं, हर जगह से, बैंक से भी अपॉइंट होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ वगैरह हर जगह से अपॉइंट होते हैं, इनका कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं, ठीक। तो ये रिकवरी ऑफिसर के पास वेरिड पावर है, ये अटैचमेंट कर सकता है, कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है, वैल्यूएशन कर सकता है, ठीक है। जो जनरल सीपीसी में पावर दी है उतना ही है, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ गया, अगर आप अग्रीव्ड हैं, ठीक, अगर आप किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अग्रीव्ड हैं तो उसमें आपको कितने दिन में अपील फाइल करनी है। तो इसका सिंपल आंसर मैंने जैसे पहले बताया था 30 डेज। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अपील को कंडोन करने के लिए 30 दिन और देंगे, ठीक। अगर हर बाकी जगह पे 15 दिन है, बट यहाँ पे कॉन्डोनेशन और मतलब एक्सटेंड कितना आप और कर सकते हो, 30 दिन और दे दोगे, ठीक, कि भाई 60 दिन में कर लो, हम 30 दिन तुम्हें एक्स्ट्रा दे देंगे, 30 दिन में करो, 30 दिन में नहीं कर पाए तो 30 दिन और ले लो, बट उससे ज़्यादा नहीं। जनरली ये सब हो जाता है कंडोन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब हो गया, ठीक। फिर ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से, अगर मुझे याद है तो शायद मेरे टाइम पे आया था ये क्वेश्चन, या तो रिकवरी ऑफिसर के अगेंस्ट क्वेश्चन एक आया था मेरे टाइम पे, अगर मुझे ठीक ठाक याद है थोड़ा बहुत। तो उसमें ये पूछा था कि डिपॉजिट अमाउंट कितना डिपॉजिट करना है। तो इसकी लिमिट है मैक्स 50% आपको एज पर देनी है, बट इसको चाहो, मतलब जो चेयरपर्सन है अगर वो चाहें तो इसको आप मिनिमम 25, मतलब इससे नीचे तो नहीं, आपको इतना अमाउंट तो डिपॉजिट करना ही करना है जितना भी आपका डेट है। अब 25% ऑफ व्हाट, डेट, जो कि आपको नोटिस में मिला था। जैसे आप जब डीआरटी में केस फाइल करोगे तो आप कहोगे मेरा इंटरेस्ट इतना है, चार्ज इतना है, लीगल फीस इतनी है और 10 करोड़ बन रहा है, तो ये 10 करोड़ का मिनिमम 25% डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको अपील करने में, ठीक। आप जो रिकवरी ऑफिसर के ऑर्डर को भी अपील कर सकते हो, बट दैट वुड गो टू ट्राइब्यूनल, नॉट टू चेयरपर्सन। रिकवरी ऑफिसर अटैचमेंट हो गया, मान लो अटैचमेंट किया उसने किसी प्रॉपर्टी का, आप अग्रीव्ड हो कि भाई अटैचमेंट किया बट इट इज़ अ जॉइंट प्रॉपर्टी, ये सूट की प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए थी, तो उसके अगेंस्ट आप ऑर्डर करोगे, पीओ जो भी होगा रेलिवेंट पीओ उनके पास आप अपील करोगे, ठीक। इस केस में एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, जब आपको अपील करना है, आप जब अग्रीव्ड हो उस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट है 50%, ठीक। यहाँ पे 50 से 25 एक रेंज बना दी उन्होंने ये, बट यहाँ पे बोला नहीं 50% पूरा दो तभी रिकवरी ऑफिसर हम रोकेंगे, उसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक। ये आप देखिए मोटा मोटा जितना एक्ट था मैंने पूरा आपको कवर कर दिया, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक सेक्शन 19 है इसमें, बड़ा लेंदी सेक्शन है, इट इज़ प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन। आप बैंक जब ज्वाइन कर लेना उसके बाद ये सेक्शन पढ़ लेना, अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, आपको क्यूरियोसिटी, आपको लगता है आपके पास बहुत टाइम है तो पढ़ लो, मैं स्टॉप नहीं करूँगा, मैं कर भी नहीं सकता, बाकी आपकी इच्छा। इतने क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया, मिस कर दिया जो कि आपको रेलेवेंट लगता है, तो प्लीज़ कमेंट में छोड़ दीजिए, उसको भी डील करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट एक्ट आई विल स्टार्ट विद सरफेसी एक्ट। तो सरफेसी एक्ट से पहले उसकी डेफिनेशन ही याद कर लेना, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ तो उसका जो फुल फॉर्म है उस पर एक्ट पे क्वेश्चन आता है। कभी एक वर्ड का ए क्या रिप्रेजेंट करता है, आर क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ़ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक बार वो फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, बेटर रहेगा। 1 नंबर 2 नंबर जितने भी होंगे वो आपके सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई कि सरफेसी एक्ट तो पूरा ख़त्म ही कर दूँ, उसके साथ इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स से अगर रूल्स रिलेटेड, डीआरटी एक्ट के रूल्स रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो वो भी मैं 1 या 2 क्वेश्चन मैक्स बनेंगे। कि कॉपीज़ कितनी डिपॉजिट ओए जब आप फाइल करते हो ओरिजिनल एप्लीकेशन, तो उसमें आप कितनी कॉपी आपको डिपॉजिट करनी है, एनवलप करना है, क्या करना है, वो सब आई थिंक 2 कॉपीज़ आपको डिपॉजिट करनी होती हैं। आई विल कन्फर्म एंड चेक, ठीक। तो बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक रुके हैं थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट। आई विल कीप ऑन पोस्टिंग। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।